हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुदीप। हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम मैकेनिकल डिज़ाइंस ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल डिज़ाइंस ऑफ लाइन। तो जो ये मैकेनिकल डिज़ाइंस ऑफ लाइन रहता है, इसका जो अर्थ होता है लाइनों का यांत्रिक अभिकल्पन। तो इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें जैसे कि डिफाइंड टर्मिनोलॉजी आएंगी, जैसे अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस, सेफ वर्किंग स्ट्रेस और सेफ्टी फैक्टर्स। इसके अलावा सैग मेजरमेंट, सैग टेम्पलेट, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, प्लानिंग टू क्लियरेंस, सिंपल पावर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सेल्स सैग एंड इंडियन इलेक्ट्रिक रूल ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लाइंस। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेशन से, अर्थात जहाँ पर यह उत्पन्न होती है वहाँ से इसको कंज्यूमर तक पहुँचाने का एक आवश्यक लिंक रहता है। अर्थात जहाँ से बनती है, जहाँ से उत्पन्न होती है, वहाँ से उपभोक्ता तक, अर्थात जो इसको यूज करना है, जो इसकी खपत करनी है, जिसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या एक लिंक होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात ट्रांसमिशन शब्द से जो मतलब है वो हमारा है ट्रांसमिट करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, और डिस्ट्रीब्यूशन में इस मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जब ये किसी स्थान पे पहुँच गई जहाँ पे इसकी खपत होनी है, तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना उनकी पावर के हिसाब से। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यह क्या रहता है, एक तरीका रहता है या लिंक रहता है जिसके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और ट्रांसमिट की जाती है। यहाँ जो ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अधिक से अधिक न्यूनतम हानि में हो। अर्थात इसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लॉस कम से कम हो, मीन्स लॉस लो हो, जिससे कि अधिक से अधिक इसका उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि जो लाइन चालक की डिज़ाइन है वो उचित पूर्वक की जाए, जिससे क्या है, इसकी दक्षता उच्च हो और तकनीकी प्रदोष ना हो। तो जो हमारे लाइन चालक रहते हैं, इनको खींचने के लिए उन दोनों आलम्बों के बीच की लटकन, अर्थात झोल, जिसे हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। अर्थात सैग किसे कहते हैं, हमारे दो लाइन चालकों को खींचने में उन दोनों आलम्बों के बीच, अर्थात जो हमारे दो पोल्स रहते हैं, इन दो पोल्स के बीच में जैसे कोई हमारा लाइन चालक लगा हुआ है, तो इस सपोर्ट पे लगा हुआ है, इस सपोर्ट पे लगा हुआ है। तो इस सपोर्ट पे लगे होने के कारण क्या है कि उसके बीच में जो कुछ लटकन सी आ जाती है, जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं वायर्स में जो दूरी ज़्यादा होती है तो लटकन ज़्यादा आ जाती है, और कम होती है तो भी थोड़ी सी लटकन लगती है। तो इस तरीके से जो आलम्बों के बीच की लटकन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं या झोल कहते हैं। यह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लाइन में जो यह सैग होता है, यह चालक के स्वभार के कारण उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से जैसे कि हम जो चालक देखते हैं, चालक जितना भारी होता है उसमें क्या होता है, लटकन ज़्यादा हो जाती है और उसके सपोर्टों के बीच में, और जितना हल्का होता है उतनी ही लटकन कम होती है। तो इस तरीके से दोनों आलम्बों के बीच की जो लटकन होती है उसे हम
सैक कहते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो लाइन में ये जो सैक होता है वो क्या होता है, चालक के अपने भार के कारण उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से यह हमारा क्या कहलाता है, सैक कहलाता है। तो गर्मी का जो मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में यह सैक क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, और सर्दी के मौसम में क्या है, यह न्यूनतम हो जाता है। ठीक ऐसा क्यों होता है कि जो सैक होता है, अर्थात जो लटकन होती है दो सपोर्ट्स के बीच की, वो सर्दियों में तो ज़्यादा हो जाती है और मतलब कम हो जाती है, और गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गर्मियों में जो हमारे चालक रहते हैं वो खींचे गए चालक से के कारण क्या है, उनमें जो झुकाव होता है वो ज़्यादा अधिक आ जाता है। अर्थात जो हमारी चालक धातु रहती है वो, जैसे जो गर्मी रहती है, तो गर्मी में क्या है, हमारे खिंचती है, अर्थात उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है, तो बढ़ने से क्या है, वो फैल जाती है। तो इस तरीके से उसमें क्या है, झुकाव ज़्यादा आ जाता है। और जबकि जो ठंड होती है, ठंड में क्या होता है, उसमें झुकाव कम होता है। तो इस तरीके से यदि जैसे कि जो हमारा वो अगर कोई चालक है और चालकों को अगर हम गर्मियों में खींचें, तो गर्मियों में खींचने के बाद क्या है कि वो चालक अपने गर्मी में क्या है, उसका खिंचाव पूर्ण होता है, अर्थात जब उसे खींचा जा रहा है तो वो अपने खिंचाव से भी अधिक खिंच जाता है। और खींचने के बाद जब अगर यदि गर्मी में खींचा जाता है, तो गर्मी के बाद सर्दी में यूज किया जाता है, तो सर्दियों में क्या है, वो फिर टूट के गिर पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ता है तो सिकुड़ने से क्या है, जब यहाँ इधर उधर सपोर्ट्स में लगा हुआ है तो सिकुड़ का छोटा होता है, तो फिर वो क्या है, टूट कर गिर पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जो हमारे ठंडे प्रदेश रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, तापांतर बहुत अधिक होता है। अर्थात गर्मियों में यदि गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, तापांतर बहुत अधिक हो जाता है, तो जिसके कारण क्या है, वो टूट कर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे डेफिनेटिव टर्मिनोलॉजीज़ की, अर्थात पारिभाषिक शब्दावलियों की, जो कि हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा अल्टीमेटिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसे हम अंतिम भंजन प्रतिबल भी कहते हैं। तो जो ये अंतिम भंजन प्रतिबल है, इसे अधिकतम प्रतिबल या शिखर प्रतिबल या उच्चतम भी कहते हैं। अर्थात हमारा शिखर प्रतिबल, पीक स्ट्रेस या हाईएस्ट स्ट्रेस भी इसको कहते हैं। अंतिम जो भंजन प्रतिबल है वह क्या है, वह प्रतिबल होता है जिस पर जाप भंजित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा अंतिम भंजन प्रतिबल है, उस प्रतिबल पर क्या है, हमारा जॉब टूट जाता है, अर्थात भंजित हो जाता है। इसे हम FU या FB या FC से किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में शो करते हैं। किसमें? किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर में हम शो करते हैं। यदि हम देखें कि जो हमारा भंजन प्रतिबल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भंजन प्रतिबल FV = FV अपॉन A किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ये रह रहा है FV, ये हमारा स्मॉल FV है, ये हमारा कैपिटल FV होता है। तो कैपिटल FV अपॉन A इंटू किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, भंजक प्रतिबल कहलाता है। इसे हम अंतिम भंजक प्रतिबल कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा अंतिम भंजक प्रतिबल है वह भंजित बाह्य बल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अर्थात जो हमारा FV है वो क्या हो गया, भंजित बाह्य बल, और ये हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसका क्या है, अनुपात होता है।
हमारे भंजित वायुबल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो हमारा अंतिम भंजन प्रतिबल है वह क्या है, वह प्रतिबल होता है जिस पर क्या है, हमारी जॉब भंजित हो जाता है अर्थात टूट जाता है, और इसे हम क्या करते हैं, FV, FU या FC से किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस अर्थात अंतिम भंजन प्रतिबल था। अब हम बात करेंगे सेफ वर्किंग स्ट्रेस की। तो ये है हमारा सेफ वर्किंग स्ट्रेस। तो जो ये सेफ वर्किंग स्ट्रेस रहता है इसे हम कहते हैं सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल, अर्थात इसे सुरक्षापूर्ण प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल भी हम कहते हैं। अर्थात जैसा कि नाम में है सेफ वर्किंग स्ट्रेस, तो सुरक्षापूर्ण प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल। तो सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल वह प्रतिबल होता है जिस पर जॉब अपना कार्य सफलतापूर्वक करती रहती है। अर्थात जो जॉब है वो क्या है, इस पर अपना कार्य सफलतापूर्वक करती रहती है। इसे हम क्या है, FS और FW से शो करते हैं। हम या तो FS से शो करेंगे या FW से शो करेंगे, और इसे हम किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर में शो करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा यह प्रतिबल रहता है इसको हम सुरक्षापूर्ण प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल भी कहते हैं। यह वह प्रतिबल होता है कि जिस पर अपना कार्य सफलतापूर्वक करते रहते हैं। अर्थात इस सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल पर हमारा कार्य सुरक्षित रूप से होता रहता है, जबकि जो हमारा अंतिम भंजन प्रतिबल रहता है उस पर हमारा जो जॉब है वो भंजित हो जाता है। तो इस तरीके से इसे हम शो करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारा FW इज इक्वल टू FS इज इक्वल टू FW अपॉन A किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। अर्थात हमारा जो FW इक्वल टू क्या है, FS इक्वल टू FW अपॉन A किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल है वह सुरक्षित बाह्य बल FW और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा FA के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जो हमारा सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल है वो क्या है, सुरक्षित बाह्य बल। सुरक्षित बाह्य बल क्या है हमारा FW, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है A, तो इसका अनुपात होता है। इसी तरीके से जो हमारा अंतिम प्रतिबल था वो क्या था, वो हमारा भंजित बाह्य प्रतिबल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात था। तो इस तरीके से ये हमारे अनुपात के हिसाब से रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेफ वर्किंग स्ट्रेस। सेफ्टी फैक्टर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी फैक्टर या सुरक्षा गुणांक या अभयांक। तो यह अंतिम भंजन प्रतिबलों अर्थात अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस FU और सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबलों अर्थात FS, अर्थात हमारा अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस FU और जो हमारा है सेफ वर्किंग स्ट्रेस FS, इनका अनुपात रहता है। तो अर्थात FU अपॉन FS रहता है, और इसे हम किससे शो करते हैं, सेफ्टी फैक्टर को SF से। तो इस तरीके से ये हमारा सेफ्टी फैक्टर कहलाता है। क्योंकि ये जो अनुपात एक अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सेफ्टी फैक्टर कहलाता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो सेफ्टी फैक्टर हमारा क्या है, अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस FU अपॉन सेफ वर्किंग स्ट्रेस अर्थात SF इक्वल टू FU अपॉन FS।
क्योंकि जो हमारा यदि अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा है सेफ वर्किंग स्ट्रेस से, तो सेफ्टी फैक्टर का मान क्या है, हमेशा 1 से अधिक होगा। तो इस तरीके से यदि हमारा जो अल्टीमेटिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस रह रहा है, तो अल्टीमेटिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, हमारा FV है, वो हमारा यदि ज़्यादा है किससे, सेफ वर्किंग स्ट्रेस से, तो वो क्या हो गया, हमारा FS हो गया। तो सेफ्टी फैक्टर का मान सदैव क्या है, हमारा 1 से अधिक रहेगा। अर्थात यदि हमारा FV इज़ ग्रेटर दैन FS है, तो हमारा सेफ्टी फैक्टर इज़ ग्रेटर दैन ऑलवेज 1। तो ये हमारा 3 डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज़ थी, जो हमारी अल्टीमेटिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस था, सेफ वर्किंग स्ट्रेस और सेफ्टी फैक्टर्स, जिनका यूज हम लाइंस के डिज़ाइंस में करते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट्स की, कि आलम या सपोर्ट्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो सपोर्ट्स होते हैं वो ओवरहेड लाइनों के चालकों को क्या क्षैतिज स्थिति में रखने के लिए ऊर्ध्वाधर युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर युक्तियों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम सपोर्ट्स कहते हैं, जैसे पोल और टॉवर। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, सपोर्ट्स हो गए, पोल और टावर्स। दूसरा है हमारा लाइन कंडक्टर। तो लाइन कंडक्टर जैसे कि जो ओवरहेड लाइंस में वैद्युत शक्ति संचरण के लिए प्रयुक्त धारावाही चालक रहता है, अर्थात जिस पर कोई कवर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन चालक कहते हैं, जिस पे क्या है, विद्युत शक्ति का संचरण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसी तरीके से अगला है हमारा स्पैन, विस्तृति या विस्तार। विस्तृति या विस्तार। तो जो ओवरहेड लाइंस रहती हैं, तो इनमें कोई भी जो पास के निकटवर्ती 2 आलम्ब रहते हैं, तो उन आलम्बों के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस रहती है, अर्थात न्यूनतम दूरी रहती है, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पैन कहलाती है। और इसे हम L से मीटर में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा स्पैन रहता है, 2 पोल्स या 2 सपोर्ट्स जो पास के पोल्स होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम स्पैन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्पैन कहलाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सैग। तो सैग हमारा क्या होता है, ओवरहेड लाइन में यदि किन्हीं 2 सपोर्टों के बीच विद्युत रोधक से कसे हुए एक पूर्ण लचकदार और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज चालक की लटकन को हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एस से। तो इस तरीके से इसको हम एस से प्रेजेंट करते हैं और इसे मीटर में व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सैग रहता है। तो जो सैग होता है हमारा क्या होता है कि हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस रहती हैं, तो इस तरीके से ये हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस रही। अब इनमें जो सपोर्ट्स हैं, ये 2 सपोर्ट्स हो गए हमारे। इन 2 सपोर्ट्स पर विद्युत रोधक से कसा हुआ क्या है, ये हमारा विद्युत रोधक है, इनसे कसे हुए एक लचकदार और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षैतिज चालक रहता है। और मतलब ये अब जो ये क्षैतिज चालक है, इसकी जो लटकन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो सपोर्ट्स रहते हैं, सपोर्ट्स पर क्या है, विद्युत रोधी मतलब विद्युत रोधक कसे हुए होते हैं, और विद्युत रोधक से हमारे क्या है, सपोर्ट मतलब ये चालक कसे होते हैं। तो ये विद्युत रोधक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जिससे कि सपोर्ट्स या विद्युत का लॉस ना हो, सपोर्ट्स नहीं हो, सपोर्ट्स में करंट ना है या विद्युत का लॉस ना हो। तो इस तरीके से हम इस जो वायर्स को कनेक्ट करते हैं
दोनों विद्युत रोधकों पर, तो ये क्या रहता है कि इससे जो हमारा चालक है वो क्या है, लचकदार और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का होता है। तो जो होता है तो इसमें क्या होती है, एक लटकन आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं, और इसे हम एस से प्रेजेंट करते हैं और इसको मीटर में शो करते हैं। तो इस तरीके से दो आलम्ब या सपोर्ट से ऊपरी सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा और उन पर खींचे गए लाइन चालक के बीच के ऊर्ध्वाधर मध्यम दूरी का अधिकतम सैग, मध्यम दूरी को हम अधिकतम सैग कहते हैं। जैसा कि अगर हमने, जैसे कोई दो सपोर्ट्स हैं हमारी, अब इन सपोर्ट्स को हमने कोई काल्पनिक रेखा हमने ये मानी कि ये है, हमने जो चालक लगाए वो चालक का में लटकन आई कुछ, और लटकन आके वो इस तरीके से यहाँ तक ये रहा। तो इस तरीके से जो ये डिस्टेंस रहा वो हमारा क्या कहलाएगा, सैग कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रह रहा है कि दो हमारे सपोर्ट्स हो गए, इन सपोर्ट्स के ऊपरी सिरों को ये काल्पनिक रेखा मिला रही है और उस पर जो खींचे गए लाइन चालक के बीच में, अर्थात जो हमने ये लाइन चालक खींचा तो इसके बीच में जो ऊर्ध्वाधर मध्यम दूरी अर्थात जो वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है का जो अधिकतम, इसको हम क्या कहते हैं, अधिकतम सैग कहते हैं, क्योंकि जो ये बीच में ही सबसे ज़्यादा होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सैग या झोल। तो इस तरीके से ये हमारा झोल कहलाता है। अब हम बात करें अगर कैलकुलेशन ऑफ सैग की, तो किस तरीके से हम सैग की कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैग। तो जो झोल है उसकी जो हम कैलकुलेशन है दो तरीके से कर सकते हैं। तो जिसमें पहला कंडीशन हो जाती है कि जब हमारे जो आलम है वो क्या है, समान लेवल पे हो, अर्थात जो सपोर्ट्स हैं वो इक्वल लेवल पे हो, अर्थात वैन सपोर्ट्स आर एट इक्वल लेवल, अर्थात जो हमारे पोल्स हैं सारे क्या हैं, समान लेवल पर हैं। तो हम सैग की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा फिगर है किसके लिए, जबकि हमारे जो आलम है वो क्या है, समान लेवल पर स्थित है, अर्थात इक्वल लेवल पर स्थित हैं सपोर्ट्स। तो हम मान रहे हैं कि हमारे दो ए और बी दो समान ऊंचाई के आलम्ब हैं। तो हमारे क्या हो गए, दो समान ऊंचाई के आलम्ब ए और बी रह गए। अब इन जो आलम्ब हैं इनके बीच स्पैन जो है वो एल स्पैन का एक पूर्ण लचकदार एवं समान अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल लटकाया गया। तो ये जो लेंस स्पैन रहा वो दूरी क्या रही, एल रही। अब इनके बीच में क्या है, इस तरीके से ये चालक को लटकाया गया है, जिसका जो निम्नतम बिंदु है वो क्या है, ओ है। ये हमारा बिंदु है ओ है, जो क्या है स्पैन के मध्य बिंदु पर है। तो जैसा कि जो हमारा स्पैन है इसका मध्य बिंदु क्या है, ये क्या है, L/2 होगा और इस तरफ से भी L/2 होगा और ये पॉइंट यहाँ पे O की सीध में आएगा। तो इस तरीके से जो ये रहा O की सीध में रहा, जो उनकी न्यूनतम बिंदु हमारा O रहा और स्पैन के मध्य बिंदु पर है। तो इस तरीके से जो चालक में उत्पन्न तनाव बल है वो हमारा क्या है, T है। तो इस तरीके से ये T हमारा इस तरफ को काम कर रहा है, ये हमारा क्या है, तनाव बल है। और चालक के जो प्रति मीटर लंबाई का भार है वो क्या है, हमारा W है, अर्थात जो इसके 1 मीटर में चालक का भार है वो हमारा W है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि जो चालक पर एक बिंदु है P, अर्थात जो हमारा चालक है इसमें कहीं पर भी कोई बिंदु हमने P मान लिया, हमने इसे यहाँ मान लिया P, ये हमारा P बिंदु रहा, ठीक। तो जो P बिंदु है इसका हमने निर्देशांक x और y मान लिया। तो इस तरीके से जो हमारा P बिंदु रहा इसका निर्देशांक x और y हो गए, जो कि क्या है, चालक के बिंदुओं O और B के बीच में स्थित है। ये हमारा B है और ये हमारा O है, तो इनके बीच में स्थित है ये। अब जो ये बीच में स्थित है तो इसमें क्या, चालक में तनाव क्या है, एक समान रहता है। तो इस तरीके से O और P के मध्य
बिंदु पर दो बाह्य बल कार्य करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा O और P है इस पे हमारे क्या है, दो बाह्य बल काम करेंगे। पहला क्या होगा, चालक का भार WX। तो पहला हो गया हमारा चालक का भार WX जो काम कर रहा है, जो क्या है हमारा O पॉइंट है, इससे क्या है x/2 दूरी पर है। ठीक। और दूसरा है बिंदु O पर चालक में तनाव। अभी बिंदु O है, इस पर क्या है हमारा चालक में तनाव बल काम कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, T कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर है, इसे हम एक बार फिर से समझेंगे कि जब आलम समान लेव पर स्थित है, अर्थात हमारे दो आलम A और B हैं जिनके बीच में स्पैन क्या है, L है, और L स्पैन का चालक हमारे इसमें लटका हुआ है। तो इस तरीके से जो लटका हुआ है, तो इसमें जो उसका बीच का बिंदु है वो O है, और जिसके जो क्या है हमारे L के बीच में है, अर्थात L/2 पर है। तो इस तरीके से जो हमारा O बिंदु रह रहा है, इस पर हमारा तनाव बल T रह रहा है। इसी तरीके से हमने O और B के बीच में कोई पॉइंट P मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x और y हो गए। अब P पर जो है हमारे दो बल काम करेंगे, एक तो चालक का भार WX नीचे की ओर, और एक तनाव बल जो O है वो बिंदु O पर चालक में तनाव T काम करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे दो बल कार्य करते हैं। ठीक। यदि इस तरीके से कोई कंडीशन है और वायुमंडल की शांत अवस्था में बात करें तो, अर्थात हमारा जो वायुमंडल है वो शांत अवस्था में है, तब अगर यदि हम बात करते हैं तो जो चालक रहता है वो हमारा क्या संतुलित स्थिति में है, और बिंदु P पर कार्य करने वाले दोनों बलों का क्या है आघूर्ण जो है हमारा, वो अगर हम लें तो T/y = WX × x/2, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या है हमारा T ठीक × y, ये हमारा तनाव बल हो गया T/y, और WX × x/2, अर्थात जो यहाँ से इस मिडिल पॉइंट से इसकी दूरी है वो क्या है x/2 है, तो W × x/2 हुआ, और टोटल दूरी क्या थी P तक की, वो x थी। ठीक। और जो हमारा O पॉइंट है, तो P से O पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है हमारी y है। तो T और O पॉइंट से हमारा टेंशन फोर्स काम कर रहा है, वो हमारा क्या है T है। तो T × y = WX × x/2। तो इस तरीके से हमने इसे यूज किया, और यूज करके इसे सॉल्व किया। तो सॉल्व करके क्या आ गया, y = WX²/2t। तो यदि बिंदु P को O पर माना जाए, अर्थात यदि हम बिंदु P को क्या माने O पर मान लें, तो y = क्या हो जाएगा S, अर्थात जो हमारा y है वो किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी टोटल डिस्टेंस है B से O के बीच की वो क्या है हमारी S है, जैसा कि हमने पीछे फिगर में देख रहे हैं। जो हमारा S क्या है, B से S तक की O तक की दूरी है। तो इस तरीके से यदि हम बिंदु को P को क्या है कहाँ मान लें, O पर मान लें। अब बिंदु P हमारा O पे है, तो क्या है, तो B से O तक की दूरी क्या हो गई हमारी S हो गई। तो y = क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा। तो और x = क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। ये हमारी L है, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी L/2 है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा L/2 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है। इस तरीके से जो हमारा अधिकतम सेग रहता है S = W × L/2/2t। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो S = WL²/4 × 2t, क्योंकि जो हमारा S है इसे हमने y की इक्वेशन को सिर्फ वैल्यू यहाँ से ले ली, y की इक्वेशन से वैल्यू ली तो ये आ गया। और x = क्या है हमारा L/2, तो x की जगह हमने रख दिया L/2। तो इस तरीके से सेग S = WL²/4 × 2t आया, और इसे सॉल्व किया तो S = WL²/8t मिला। तो इस तरीके से जो हमारा ये इक्वेशन रही वो किसके लिए रही कि वायुमंडल शांत अवस्था में हो, अर्थात वायुमंडल में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो इस तरीके से कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होने पर हमें क्या है वायुमंडल की शांत अवस्था में ये पॉइंट्स मिला।
तो इस तरीके से हमने जो आज का लेक्चर था इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेटिव टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी जिसमें अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, सेफ वर्किंग स्ट्रेस और सेफ्टी फैक्टर्स पढ़े, और इसके अलावा आलम्ब मतलब सपोर्ट्स लाइन कंडक्टर और स्पैन पढ़े और सैक पढ़े। इसके अलावा हमने कैलकुलेशन ऑफ सैक के बारे में पढ़ा। तो जो कैलकुलेशन ऑफ सैक करी हमने ये कब करी, जब आलम्ब समान लेवल पर स्थित है, ठीक, और वायुमंडल की सामयिक अवस्था में। अब हम बात करते हैं जब दोनों आलम्बों की ऊंचाई असमान हो, अर्थात when supports are at unequal level, अर्थात दोनों आलम्बों की ऊंचाई क्या है, असमान हो। तो इस तरीके के जो आलम्ब रहते हैं वो अधिकतर हमें पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या है कि जो हमारे आलम्ब रह रहे हैं, सपोर्ट्स रह रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पर रहते हैं। अर्थात किसी एक आलम्ब की ऊंचाई ए है, किसी की बी है, मतलब बी वाले सपोर्ट्स की ऊंचाई एच है और ए वाले सपोर्ट्स की ऊंचाई H1 है। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे जो आलम रहते हैं उनकी ऊंचाइयाँ अलग अलग रहती है। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कोई भी आलम है असमान, ये आलम है असमान लेवल के आलम्बों का प्रयोग हमने किया हुआ है। ये जैसा कि मान लिया कहाँ पे हो सकता है, हमारे पहाड़ी पर हो सकता है।